हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का थर्ड चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये सेकंड वीडियो है। इस चैप्टर को हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। पहले हम एग्रीकल्चर की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री, यानी कि बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन इंडस्ट्री के क्या हालात थे 1950 टू 1990। तो 1950 की जब हम बात करते हैं, कहीं हमें एक आइडिया है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत वीक था, एक्सप्लॉइटेड था ब्रिटिशर्स की वजह से। किस किस तरीके से उस एक्सप्लॉइटेशन के फेस से इंडस्ट्री को बाहर निकाला गया, क्या क्या चीज़ें करी गई उसे बेटर करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ये हम आज की वीडियो में समझने वाले। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा 1950 टू 1990 कैसा था, क्या सीन चल रहा था, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए हैं तब इंडिया के क्या हालात थे। हमारी जो एग्जिस्टिंग, जिसमें हम अच्छा थे, हाथ की कारीगरी वाले काम में हम अच्छे थे, वो इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था हैवी टैक्सेस लगा के। और जो नई इंडस्ट्रीज आ रही थी दुनिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, हैवी इंडस्ट्रीज प्लांट लग रहे थे, वो इंडस्ट्रीज भी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने नहीं लगाई। कोई मेहनत नहीं की कि इंडिया में भी उस टाइप की इंडस्ट्रीज लगे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो यहाँ से सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके अपने देश में ले जाते थे। वहाँ पे क्या करते थे, उसे प्रोसेस करते थे एंड फिर यहाँ लाके फिर से बेचते थे। ये सब हम फर्स्ट जब हमने चैप्टर पढ़ा इंडियन इकोनॉमी का तब समझ चुके। तो बेसिकली इन हालातों पे हम खड़े थे। अब इन हालातों से बाहर निकलने के लिए, बेटर की डायरेक्शन में काम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अपनाई, किस तरीके से काम किया, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म किया है और साथ में मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ग्रो नहीं किया। तो जब हमारी गवर्नमेंट बनी, हम लोग आज़ाद हुए, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कंट्री तभी ग्रोथ के पैटर्न्स दिखा पाएगी, तभी जीडीपी में ग्रोथ ला पाएगी अगर उसका इंडस्ट्रियल बैकअप अच्छा होगा। अगर इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी इकोनॉमी को तो वो ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर पाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपके पास 6 महीने काम है, 6 महीने काम नहीं है। हाँ, समझो ना इस बात को कि जो एम्प्लॉयमेंट का सर्कल है, जो इनकम का सर्कल है, वो इंडस्ट्री में बेटर है। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने क्या समझा कि इंडस्ट्री को तो क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री को 2 जने डेवलप कर सकते हैं, या तो करे गवर्नमेंट या करे प्राइवेट सेक्टर, यानी आपके मेरे जैसे लोग। किसको बात समझ में आ रही है कि इंडस्ट्रीज डेवलप कौन करेगा, तो गवर्नमेंट करेगी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं उनका नाम क्या होता है, प्राइवेट इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट डेवलप करेगी इंडस्ट्रीज को उन्हें हम क्या बोलेंगे, पब्लिक इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर। किसको इतनी बात समझ में आई? तो जब हम इंडिया की हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं, इकोनॉमी पे गौर देखते हैं, तब हम क्या नोटिस करते हैं कि पब्लिक सेक्टर का दबदबा बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। यानी कि गवर्नमेंट ने अपने मोडों पे, अपने शोल्डर्स पे बेसिकली क्या किया है, शोल्डर्स पे इंडस्ट्री को डेवलप किया है। ऐसा क्यों हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर क्यों उस लेवल पे नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा था, इसे समझते। क्या हेडिंग बना दी है, देखो, पब्लिक सेक्टर अ नेसेसिटी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसा क्यों? हमारे लिए तो ये सवाल है ना, ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे लिए सवाल है कि पब्लिक सेक्टर को बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ पब्लिक सेक्टर क्यों लेके चल रहा। क्या रीज़न दे रहे हैं, लैक ऑफ कैपिटल। कह रहे हैं कि यार देखो, तुम लोगों को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, हाँ या ना। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत सारा पैसा भी लगेगा। अभी तो लोग आज़ाद हुए हैं, लोगों के पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या इनकम्स अच्छी नहीं है लोगों के पास,
तो लोग इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? तभी किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पब्लिक सेक्टर। किसको बात समझ में आ रही है? कैपिटल बहुत हैवी अमाउंट में चाहिए होता था हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास नहीं होता था। हाँ, टाटा, बिरला ऐसी कंपनीज थी जो एग्जिस्ट कर रही थी, हैवी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, लेकिन हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज की ज़रूरत थी। एक या दो कंपनी से हमारा बेसिकली कुछ नहीं बनने वाला था। तो वो बहुत सारी कंपनीज सेटअप करने का जिम्मा किसने लिया? गवर्नमेंट ने लिया एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेट हुई। लो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट समझते हैं क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जब आप कमाते हो बिजनेस में कुछ एंड उसे इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कंपनी है, इस कंपनी में इस साल आपको 100 रुपये की इनकम हुई। 100 रुपये की इनकम में से आपने 10 कंज्यूम कर लिया। अब 90 रुपये आप क्या करते हो? फिर से अपनी कंपनी में डाल देते हो। किसको बात समझ में आ रही है? 90 रुपये क्या करते हो? फिर से कंपनी में डाल देते हो। अगले साल 100 रुपये की कमाई की जगह सिर्फ 50 रुपये की कमाई, 10 रुपये का आपने कंजम्पशन कर लिया। इस साल कंपनी में कितना पैसा डाला? सिर्फ 40 रुपये। यानी कि अगर आप जनरेट कम कर पा रहे हो तो आप इन्वेस्ट, जो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी कम होगा। इस री इन्वेस्टमेंट को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली चक्कर क्या था, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कि जो लोग थे, लोगों के पास ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अभी लोग सेट नहीं हुए थे बेसिकली, अभी तो आज़ाद हुए थे, तो लोगों के पास जो इनकम था वो लो था। लो इनकम होने की वजह से लोग डिमांड भी लो कर रहे थे। अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो अब खर्चा भी तो कम ही करोगे। डिमांड लो कर रहे थे। डिमांड लो करने की वजह से जो ये इंडस्ट्रीज थी ना, ये बना भी चीजें क्या रही थी? कम बना रही थी, यानी कि इनका मार्केट साइज कम हो रहा था। मार्केट साइज क्या था? लो था। मार्केट साइज लो होने की वजह से बेसिकली क्या हो रहा था कि जो इन्वेस्ट कर रही थी और चीजें बनाने के लिए, वो भी क्या था? लो था। वो अगर लो है यानी कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है इकोनॉमी में। अगर चीज़ें कम बनेंगी तो लोगों को जॉब भी तो कम मिलेगा। लोगों को अगर जॉब कम मिल रहा है तो यानी कि उनको इनकम भी क्या मिलेगी? किसको बात समझ में आ रही है? हम इस सर्कल में फंस गए थे। लो इनकम, लो खर्चा, एंड ऑफ द डे मार्केट साइज कम, फिर लो एम्प्लॉयमेंट, लो इनकम, लो खर्चा। किसको बात समझ में आ रही है? तो इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए बेसिकली हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट क्या करे, आए और बहुत सारी फैक्ट्री सेट करते। इन बहुत सारी फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को काम मिले। काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो डिमांड करेंगे, जाके डिमांड करेंगे तो मार्केट साइज इंक्रीज होगा। मार्केट साइज इंक्रीज होगा तो और फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सेटअप होती जाएंगी। किसको बात समझ में आ रही है कि ये वाला पॉइंट हमें क्या समझाना चाह रहा है कि जो मार्केट साइज लिमिटेड होने की वजह से ना, वहाँ पे एक एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत थी जो गवर्नमेंट को देना था। गवर्नमेंट क्या करती? फैक्ट्री सेटअप करती, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती, एंड ऑफ द डे मार्केट साइज बढ़ता और इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर जाती। किसको समझ में आ रहा है कि ये रोल एक प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का गोल क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? सोशल जस्टिस करना, यानी कि वो सोच सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। प्राइवेट सेक्टर क्या सोचेगा कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो वो इस लो साइकिल में जंप नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यहाँ पर जंप कर सकती है, क्योंकि उसका मुद्दा प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जिस स्टेट में हमारा इंडिया खड़ा था ना, वहाँ पे उनको बेसिकली एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी, एक ऐसे फोर्स की ज़रूरत थी जो अपना बेनिफिट ना सोच के, अपने प्रॉफिट्स ना सोच के लीड करे एंड लोगों के लिए काम कर सके। इसीलिए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को बेसिकली कहा जाता है कि इसने एक लीडिंग रोल प्ले किया। किसको बात समझ में आ रही है? ग्रोथ विद सोशल डेवलपमेंट। फिर से ये पॉइंट तो हम समझ ही चुके हैं। इस पॉइंट के साथ साथ क्या बोलना चाह रहे हैं ये कि बेसिकली एक प्राइवेट इंडिविजुअल जब भी डेवलपमेंट करेगा, बेसिकली जब भी काम करेगा, तो उसका मुद्दा होगा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। लेकिन
जब एक गवर्नमेंट या एक जो सेंट्रल बॉडी है वो जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी, उनका मुद्दा होगा सोशल डेवलपमेंट करना, यानी पूरी सोसाइटी को ग्रो कराना। उनका मुद्दा ये नहीं होगा कि हमें पैसे कमाने, उनका मुद्दा होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, देश में इक्वालिटी बढ़ानी है, सब लोगों का भला करना है। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ये सभी कारण हैं कि लैक ऑफ कैपिटल था, उतना पैसा नहीं था प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ा, या फिर जो इन्वेस्टमेंट थी मार्केट साइज छोटा होने की वजह से वो कम थी, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ा। ये मल्टीपल हमारे पास रीजंस आ जाते हैं कि क्यों पब्लिक सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था जब हमारा इंडस्ट्री डेवलप कर रहा था। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? इतनी बात हमें क्लियर हो गई। तो अब हमारे पास एक पॉलिसी आती है, बेसिकली क्या है, IPR 1956 में ये पॉलिसी लॉन्च की गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। बेसिकली ये कर क्या रहा था, ये पावर दे रहा था बेसिकली स्टेट को एक लीडिंग रोल प्ले करने का। हमने पिछली स्लाइड में समझा कि क्यों ज़रूरत थी पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल लेने की। अब वो लीडिंग रोल मेंटेन करने के लिए उसके पास कुछ पावर्स भी होनी चाहिए। किसको बात समझ में आ रही? कि फॉर एग्जाम्पल हमें समझ आ गया कि जो एक पुलिस है उसकी एक सोसाइटी में ज़रूरत इसलिए है ताकि क्राइम रेट लो किया जा सके, लोगों से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराया जा सके। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इन ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए पुलिस को कुछ पावर भी तो देनी पड़ेगी। किसको बात समझ में आ रही? उसी तरीके से हमने समझा कि पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल लेना पड़ेगा। अब लीडिंग रोल मेंटेन करने के लिए पब्लिक सेक्टर को कुछ पावर्स भी तो देनी पड़ेंगी। उन पावर्स के बारे में हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पावर्स थी। फर्स्ट पावर क्या है? 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। ए कैटेगरी में ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई जिन पे कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करेगा, यानी कि जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में होगी। डिफेंस जैसी इंडस्ट्रीज पे कंप्लीट एब्सोल्यूट कंट्रोल रखा गया गवर्नमेंट द्वारा और बोला कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इन इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल डिफेंस में काम नहीं कर सकता। ये टोटल किसके अंदर होंगी? पब्लिक सेक्टर के अंदर होंगी। बी कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज रखी गई? जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों की साझेदारी से चलेंगी, पार्टनरशिप से चलेंगी, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके बिजनेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम चीज़ क्या नोटिस करें कि जो पब्लिक सेक्टर है वो डोमिनेंट रोल प्ले करेगा और जो प्राइवेट सेक्टर है वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। यानी कि प्राइवेट ओनरशिप तो है लेकिन कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस मन मर्जी पब्लिक सेक्टर की ही चलेगी, गवर्नमेंट की ही चलेगी। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज बनाई गई, कैटेगराइज की गई। सी में कौन सी इंडस्ट्रीज रखी गई? थर्ड इंडस्ट्रीज वो थी जो ए और बी दोनों कैटेगरी में नहीं आई। बाकी इन ए और बी को छोड़ के जितनी भी इंडस्ट्रीज बच जाती है वो सब रखी गई सी में, जिन पे कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे वो चाहे काम कर सकता है। किसको बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, हाँ या ना? 3 कैटेगरीज में बेसिकली इंडस्ट्रीज को बांटा गया कि ये इंडस्ट्री प्रॉपर गवर्नमेंट कंट्रोल, बी इंडस्ट्री गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिलके कंट्रोल, सी इंडस्ट्री कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? और क्या पावर दिया गया? लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि बेसिकली क्या किया गया, अगर आपका मन है कि यार मैं इंडस्ट्री सेटअप करूंगा तो आपको गवर्नमेंट से जाके परमिशन लेना पड़ता था कि मैं इंडस्ट्री सेटअप कर रहा हूँ, इस चीज़ की क्या मैं कर सकता हूँ। इस पावर को यूज़ कैसे किया जाता था? इस पावर को यूज़ किया जाता था बेसिकली जब आप एक डेवलप्ड जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करते हो। फॉर एग्जांपल लुधियाना एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रीजन है, वहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हो तो आपको जल्दी जल्दी परमिशन नहीं मिलता था। लेकिन अगर आप कहते हो कि एक गांव है मैं वहाँ जाके अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा तो आपको तुरंत परमिशन मिल जाता था। याद करो, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसका मुद्दा क्या है? लोगों का भला करना। ये चीज़ें किस लिए बनी है? प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। तो इसे यूज़ कैसे करेगा? इन रेगुलेशंस को वो यूज़ करेगा कि वो प्राइवेट सेक्टर को किसी तरीके से ऐसे यूज़ कर पाए कि लोगों का भला हो जाए।
तो अगर ये ऑलरेडी डेवलप्ड जगह पे कोई भी कंपनी सेटअप होती है तो वहाँ पर उतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर एक गांव में सेटअप होती है तो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देश में और तरक्की होगी। किसको बात समझ में आ रही है? ये जो रीजनल इनइक्वालिटी थी ना कि कहीं पे डेवलपमेंट ज़्यादा है कहीं पे डेवलपमेंट कम है, इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से काम लेती थी। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, कि हमसे लाइसेंस लो। ये लाइसेंस आसानी से मिलता था जब आप अंडर डेवलप्ड एरिया में काम करना चाहते हो, और मुश्किल से मिलता था जब आप ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में काम करना चाहते हो। इंडस्ट्रियल कंसेशन दिया गया। कंसेशन क्या होता है? जब आपको किसी तरीके की छूट दी जाती है। ये छूट गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज को देती थी जो कि क्या कर रहे थे, पिछड़े हुए इलाकों में जाके इंडस्ट्री सेटअप करें। कुछ ना कुछ टैक्सेस, कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस, कुछ ना कुछ सब्सिडीज, ऐसे टूल्स यूज करके उन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट किया जाता था जो अंडर डेवलप्ड एरिया में सेट हो रही है। ये कंसेशंस उन इंडस्ट्री को नहीं मिलते थे जो डेवलप्ड एरिया में सेटअप हो रही। तो लोगों का ध्यान, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे वो तो अपना फायदा सोचते, तो वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड एरिया में जाके अपना इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश करते थे। वो लोग, इसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्या बात की हमने कि बेसिकली क्या टूल्स थे जो हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में दिए गए। क्या टूल्स थे? क्लासिफिकेशन कर दिया गया, लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया और कंसेशंस भी प्रोवाइड किए गए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखो, किसी भी इकोनॉमी में हमारे पास दो टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी, एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ हैवी प्रोडक्ट्स बना रही है। जो स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक स्मॉलर स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ के पाथ पे चलने के लिए दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज की ज़रूरत होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमने समझा कि कैसे काम करती है, किस लिए ज़रूरी होती है। अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आप किन इंडस्ट्रीज़ को रख सकते हो। क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि एक इंडस्ट्री जिसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 करोड़ विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 50 करोड़। एक ऐसी कंपनी जिसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। हमेशा ये डेटा ऐसा नहीं था, आज के टाइम में इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। अर्लियर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिस भी कंपनी का 1 CR है वो किस में आती थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती थी। 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, वो नहीं आती थी। उससे भी अगर हम पहले टाइम देखते हैं 1956 समथिंग में, तब हमारे पास ये लिमिट कितना होता था? 5 लाख। यानी कि अगर कोई कंपनी से ज़्यादा कमा रही है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, सॉरी कमा नहीं रही है, जिसका इससे ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं होती थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मापदंड पता लग गए। एक बेसिकली छोटे स्केल पे ऑपरेट होने वाली कंपनी को हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इतनी बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई। तो बेसिकली ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे इकोनॉमी ग्रोथ में हेल्प कर रही थी वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया। जो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, हैवी इंडस्ट्रीज थी, उसको प्रमोट करने की कोशिश की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी ध्यान में रखा। ऐसा क्यों? अभी समझ लेते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों ज़रूरी थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। यहाँ पे हमसे वो क्या बात करना चाह रहे हैं कि जो भाई देखो, कह रहे हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री तुम लोग सेटअप करते हो ना, उसमें तो तुम बड़ी बड़ी मशीनें ले आते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन जो छोटे छोटे यूनिट सेट होते हैं ना, यहाँ पर लोग अपने हाथों से काम करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयमेंट कहाँ ज़्यादा हुआ? हैवी इंडस्ट्री में जहाँ पे मशीनें यूज़ हो रही है, कि स्मॉल इंडस्ट्री में जहाँ पे लेबर यूज़ हो रहा है? हाँ, इंडिया के स्टेट में था जहाँ पे लोगों के पास इनकम नहीं थी, काम नहीं था, तो इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। किसको बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है कि वो लेबर इंटेंसिव थी, ज़्यादा लेबर यूज़ करती थी, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली थी, जिसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और क्या लिखा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज
लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड। इस बात से क्या मतलब है? लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी कैसे थी अभी समझाते। देखो, जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उनको जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो भी सामान चाहिए, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, हाँ या ना? तो उनको एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लाना बड़ा कॉस्टली पड़ता था। तो हैवी इंडस्ट्रीज जनरली क्या करते थे, वहीं सेटअप कर लेते थे जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा है या जहाँ उनका मार्केट है, यानी कि डेवलप्ड रीजन्स में। किसको बात समझ में आ रही कि जो हैवी इंडस्ट्री का सेटअप था वो हम ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे इधर उधर। क्या रीज़न था? क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत पड़ जाता बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसमें इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं होगा, इतनी ज़्यादा चीज़ों को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा। इस वजह से ये फ्लेक्सिबल थी, हम इन्हें कहीं भी लेकर जाकर सेटअप कर सकते थे। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। किसी गांव में जाके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, एक और गांव में जाके सेटअप हो रही है, तो लोगों को काम मिलेगा, गांव डेवलप होंगे। तो ये इक्वालिटी को प्रमोट कर रही थी पूरे इंडिया में। जो भी रीजनल डिस्पैरिटी थी ना, यानी कि एक रीजन कम ग्रोन है, कम डेवलप्ड है, दूसरा रीजन ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पे हमने 2-3 क्या की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की, वो भी क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। एक चांस ऑफ ग्रोथ मिला, जिससे हम कहीं ना कहीं इक्वालिटी को रीच कर पा रहे हैं। किसको बात समझ में आ रही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोकेशन फ्रेंडली कैसे थी? क्योंकि इनको मूवेबिलिटी इनकी आसान थी हैवी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड। फिर से क्या बात कर रहा है कि छोटी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए सेटअप करने के लिए, कम पैसों में सेटअप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को चांस मिल रहा था कि वो ये पैसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लगा के पैसे को ग्रो कर सके, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, साथ में एक इनकम जनरेशन का सोर्स बना सके। किसको बात समझ में आ रही है? हैवी इंडस्ट्रीज को हर कोई सेटअप नहीं कर पा रहा था ना, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हर कोई सेटअप कर पा रहा था। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो ये हमारे पास क्या आ गए, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये था हमारा, हमने समझा कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा दिख रहा था। हमने समझा कि इनिशियली उसके हालात क्या थे, फिर देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक लीडिंग रोल प्ले किया, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, एंड उन्होंने ज़रूरत समझी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लेबर फ्रेंडली थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रही। इंडस्ट्री होपफुली हमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का फाइनल लेक्चर होगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।